सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई इस खास वीडियो में आज हम लेके आए हैं एसएससी सीपीओ मेंस 2024 का एग्जाम जो कि 8 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया गया और कल के डेट में यानी कि 12 तारीख को जिसकी आंसर की एसएससी के द्वारा जारी कर दी गई। अब आंसर की जब आती है तो बच्चों को बड़ी उम्मीद रहती है, सारे बच्चे बड़े उम्मीद से नंबर देखते हैं, लेकिन उन्हीं नंबरों को देखने में बहुत सारे बच्चों को निराशा भी हाथ लगती है कि यार ये मार्क्स कम कैसे हो गए, हमने चीजें सही करी थी। तो यहाँ पे फिर देख के पता चलता है कि एसएससी ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत मार्क कर रखे हैं। सो नाउ पॉइंट आता है कि कौन से क्वेश्चंस गलत हैं। कई बार बच्चे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बच्चे को श्योरिटी खुद से नहीं आ पाती है, तो उसको एक काइंड ऑफ मतलब अश्योरेंस चाहिए होता है एक टीचर का। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आज की इस वीडियो में लेके आया हूं 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके क्लियरली रॉन्ग है, जिनको आपको चैलेंज जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें बच्चों को बहुत डाउट है कि ये रॉन्ग है, लेकिन वो रॉन्ग नहीं है, जिनको आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो उन सारे क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे बात करूंगा। मैं आपको एक चीज पहले ही बहुत क्लियर कर दूं कि मैंने पूरा पेपर मैं नहीं देख पाया हूं, बिजी शेड्यूल के चलते एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, मैं पूरा पेपर नहीं देख पाया। ये जो लिमिटेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, एक बच्चे के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस हैं और उस बच्चे का ने पूछा था, ये 2-3 बच्चों के मिला के मतलब टोटल क्वेश्चंस हैं जो कॉमन गलत क्वेश्चन उनके रहे वो सारे, ठीक है। तो 2-3 बच्चों के सोर्स है और तो मैंने पूरा पेपर नहीं देखा है, तो मे भी ऐसा पॉसिबल है कि इनके अलावा भी एक आधा कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मेरे से बाई चांस मिस हो गया हो। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन बाई चांस मिस होता है और आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन में भी हमें डाउट है, आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ही दे देता हूं 9818443236। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सीधा मुझसे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। सो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9818443236। आप बता देना कि आप यूट्यूब से ये वीडियो देख के आप आए हैं और आपका ये वाला डाउट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूं, मतलब कोशिश करूंगा कि आपके रिप्लाई करके आपको जवाब दे दूं। तो ये आप इस नंबर पे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं। बाकी एक बार स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, दे से वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। अब जब भी हम नरेशंस पढ़ते हैं तो हम ये चीज बड़े अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि जब भी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट होता है जो कॉमा से पहले आता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच हम लोग बोलते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। वो बात बहुत सिंपल है। अगर आप टाइमलाइन पे भी इस चीज को समझने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि सर ये देखो प्रेजेंट है, अगर कोई बात प्रेजेंट में कही गई थी ओरिजिनली और वो तभी भी प्रेजेंट ही था, जब ओरिजिनल कही गई तभी भी प्रेजेंट है, अभी भी प्रेजेंट है, तो पास्ट का स्कोप यहाँ पे नहीं आता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में चली गई तो जो बात कही गई है एक्चुअल में इस पॉइंट पे कही गई होगी, तो जब इसको हम कॉमा से बाहर निकालते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से, तो ये यहाँ के हिसाब से ट्रीट करी जाती है और पास्ट हो जाती है। इतनी डिटेलिंग में ना जाते हुए ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सबने मेरे से जरूर पढ़ा होगा कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आंसर एसएससी ने मार्क करा है, यहाँ पे आर को वर कर दिया है, ये आंसर क्लियरली गलत है, ये गलत हो जाता है। डी ऑप्शन भी क्लियरली गलत है, यहाँ पे वर कर रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे वी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को इस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, तो हम वी को वी नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्लियरली गलत है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अगर आपने बच्चा बी ऑप्शन मार्क करा है तो आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है, एसएससी के द्वारा दिया गया आंसर एकदम इनकरेक्ट है। तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर चैलेंज करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी सिली मिस्टेक्स एसएससी को नहीं करनी चाहिए। अभी हम सीजीएल में भी देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे परेशान हो रहे हैं जब आंसर चेंज होके फाइनल कट ऑफ के टाइम पे इतना उथल पुथल मचती है। तो मुझे लगता है ये अनफेयर है और एसएससी को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नाउ सी सेड आई डोंट वांट टू अटेंड द मीटिंग। जैसे आप देखोगे सी सेड आपका क्या बन गया, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब सेड वर्ब आपकी किस में है, पास्ट में है। जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो सामान्यतः रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम टेंस चेंज करते हैं। हालांकि इसमें हम टेंस चेंज 3 सिचुएशन में नहीं करते हैं। उनमें से पहली सिचुएशन ये होती है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया पार्ट कोई प्रोवर्ब हो या फिर कोई आपकी मतलब कहावत टाइप हो, इडियम टाइप में हो। दूसरा एक सिचुएशन आपकी क्या होती है कि अगर हम इसको ये मान के चलें कि ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट है जो हमेशा ट्रू रहता है, पास्ट में भी ट्रू था, आज भी ट्रू है और आगे भी ट्रू रहेगा। लाइक हम कहें कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये ट्रू है, पहले भी घूमती थी, आज भी घूमती, आगे भी घूमती रहेगी, ठीक है। लाइक कहावत आपकी क्या हो सकती है,
हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, या हम कह सकते हैं डायमंड कट्स डायमंड। तो ये आपकी कहावतें हैं, फैक्ट आपके जो साइंटिफिक होते हैं वो हो जाते हैं। तीसरा आप ये कह सकते हो समटाइम्स अगर सिचुएशन चेंज ना हो, सिचुएशन के चेंज होने का स्कोप ना हो, तो भी हम टेंस को सेम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, पहली बात, आई डोंट वॉन्ट टू अटेंड द मीटिंग, क्या ये सिचुएशन चेंज होने का स्कोप नहीं है? आप कहोगे पूरा स्कोप है। भाई उसने ये बात पास्ट में कही थी, हो सकता है ये बात तो पास्ट में निकल ही चुकी है, निकल चुकी है, तो डोंट को हमें डिड नॉट में चेंज करना चाहिए था। लेकिन बदतमीज एसएससी ने यहाँ पे भी आप पाओगे कि सी डज नॉट वांट को आंसर मार्क कर रखा है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आई डोंट कर दिया है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी डिड नॉट वांट है, यहाँ पे भी सी डिड नॉट वांट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टोल्ड कर दिया है। टोल्ड को हमें सिर्फ तब लगाना होता है जब हमारे पास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो। यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप कहोगे सर ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। तो अगर आप 4th ऑप्शन लगा के आए थे और एसएससी ने गलती से आपका गलत कर दिया है, तो आप इसको रिप्रेजेंट जरूर करें, आपको इसके मार्क्स पक्का मिलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है और यहाँ पे कहा गया है ये जेनेसिस वर्ड है, इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है। अब देखो जैसे ही आप इसको वर्ड को देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। जेनेसिस ये बाइबल से लिया गया शब्द है, काफी चर्चा में रहता है बाइबल में। जेनेसिस का मतलब होता है उद्गम, एक तरीके से किसी भी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है उसको जेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का आरंभ जो होता है उसको जेनेसिस बोल देते हैं। अब आरंभ के हिसाब से देखोगे, सबसे पहले सिंबोलिज्म, जब हम कोई चीज किसी चीज को सिंबलाइज करती है तो वो सिंबोलिज्म बनेगा। ठीक है, तो यहां से तो नहीं है, किसी चीज को सिंबलाइज तो हम नहीं कर रहे हैं। कंक्लूजन तो इसका एंटोनिम हो सकता था, सिनोनिम तो बिल्कुल नहीं बन सकता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। नाउ अब 2 वर्ड आपके पास है, एक है इंसेप्शन और एक है इन्फेचुएशन। इन्फेचुएशन बेसिकली क्या होता है, ये जो आकर्षण होता है ना, खास करके जो टीनेजर्स के बीच में आ जाता है, जिसको आप क्लियरली लव नहीं बोल सकते, जो एक अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है, उसको ही इन्फेचुएशन बोल देते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको जीवन में कभी ये वर्ड किसी से सुनने को मिले कि जो तुम जो फील कर रहे हो ना, ये शायद इन्फेचुएशन है, ना कि प्यार। तो इन्फेचुएशन तो प्यार वाली बात है, प्यार से थोड़ा सा नीचे की कैटेगरी की चीज है ये, जब टेम्परेरी रूप से किसी को जस्ट एक आकर्षण होता है उसको बोल देते हैं। ठीक है, सो ये तो नहीं बनेगा। इंसेप्शन का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। आप कहोगे सर ये आपका सिनोनिम की कैटेगरी में जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो अगर आप आंसर ये लगा के आए थे, एसएससी ने ये दिया है, तो आपका आंसर एकदम सही है और आपको इसको चैलेंज जरूर करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अविका सेज आई हैव कंप्लीटेड द मैथ असाइनमेंट। जैसे देखोगे ना, अविका सेज, वैसे अविका पे काफी क्वेश्चन पूछता है एसएससी, जो भी क्वेश्चन इनके प्रिपेयर करता है उसकी या तो घर में कोई अविका है या फिर उसकी जिंदगी में कोई अविका है, समझ रहे हैं, तो मे बी वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो देखेंगे आई हैव कंप्लीटेड द मैथ्स असाइनमेंट, तो अगर आगे प्रेजेंट दे दिया है, सो अगेन यहाँ पे आपको टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है कि जिसने भी ये नरेशन के क्वेश्चंस बनाए, उस आदमी को ये बेसिक सी एक बात ही नहीं पता है। अब आप खुद से देखिए, ये सारे जो भी टेंस प्रेजेंट वाले हैं, उसको ये जानकारी ही नहीं है कि कब टेंस चेंज करना है, कब नहीं करना है। इतने अगर भद्दे टाइप के एरर्स अगर एसएससी कर रहा है, तो यार इस चीज के लिए एसएससी को कंडेम भी किया जाना चाहिए, एसएससी के खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। बिकॉज आज हो सकता है आप लोगों को बहुत ज्यादा फील ना हो कि 4 क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट कर देंगे। 4 क्वेश्चन के 400 रुपए तो सीधे हो गए यार। हो सकता है 5 या 6 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मुझे नंबर भी नहीं पता है। एक लड़के ने जो भेजे, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ लगा दिए, एक और लड़के ने भेजे, उसके भी कुछ क्वेश्चन लगा दिए। तो मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ कि कौन सा आंसर गलत है, कौन सा सही है। हो सकता है बीच में एक आधा सही आ जाए, फिर से एक आधा गलत आ जाए, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली मैं घर निकल रहा था, घर निकलते निकलते मैंने कहा कि नहीं यार, सीपीओ मेंस वालों के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, तो पहले आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना के जाऊं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्त, और हर जगह पहुंचा देना वीडियो को। ठीक है, सो अविका सेज, अविका क्या कहती है? अब देखो, सेज को सेज रहने दो सबसे पहले, तो यहाँ पे सैड कर दिया है, ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। नाउ यहाँ पे आप क्या देखोगे कि सेज को यहाँ पे ना आई हैव कंप्लीटेड है, तो आई को तो अविका के हिसाब से सी करना पड़ेगा, मैं आई को आई छोड़ दिया है, ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हैव को हैड कर दिया, टेंस चेंज कर दिया। टेंस चेंज आपका नहीं होना चाहिए, टेंस आपका तभी चेंज करते हैं जब आगे पास्ट हो, पास्ट नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि सी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब हैज आ जाती है, हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आ जाती है, जो कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। द मैथ असाइनमेंट आपका आगे दिया हुआ है, यानी कि सब कुछ सही है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको बड़ा क्लियर से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सेड टू भावना, हैव द मंकीज ईटन अप आवर कॉलीफ्लावर्स।
जैसे ही आप देखोगे आई सेड टू भावना, आई सब्जेक्ट है आपका और सेड वर्ब है, टू आपका प्रेपोजिशन और भावना उसका ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, ठीक है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है भावना आपका, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है तो कंजंक्शन आपका दैट नहीं आ सकता, इसलिए ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है, ठीक बात है। इसके बाद में आई आस्क्ड भावना, आई आस्क्ड भावना और इफ आ रखा है सब में, इसका मतलब है ये सारे यहां तक अभी इस चीज को करते हैं। देखो सेड टू लिख रखा है, क्वेश्चन है तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। इसके अलावा कंजंक्शन आपका इफ या वेदर आता है, सब में इफ या वेदर आ रखा है, इफ ही आ रखा है सब में। आगे देखेंगे द मंकीज, आगे स्ट्रक्चर को हम असैरेटिव में बदल देते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जब उसको ओपन करते हैं तो असैरेटिव में चेंज कर देते हैं, असैरेटिव में चेंज करेंगे तो द मंकी सब्जेक्ट है, तीनों में सेम है। अब यहाँ पे बात यह है कि सैड क्योंकि पास्ट था, पास्ट है तो द मंकीज के हिसाब से, मतलब सैड पास्ट है तो पास्ट के हिसाब से ये जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस था हैव प्लस वी थ्री, ये पास्ट के परफेक्ट में बदल जाना चाहिए हैड प्लस वी थ्री। यहाँ पे अब आपका क्या देखोगे, ये हैव प्लस वी थ्री है, ये आपका नहीं बन सकता है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ये हैड प्लस वी थ्री है, ये हैड प्लस वी थ्री है। यहाँ पे भी ईटन अप दे रखा है और यहाँ पे भी ईटन अप दे रखा है, सब कुछ आपका सही दे रखा है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे देयर है और यहाँ पे आवर है। अब देखो ओरिजिनली आर था, जब हम वी वाले जो प्रोनाउंस है उनको चेंज करते हैं तो हम जनरली तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन आ रखा है, चाहे ऑब्जेक्ट में भी फर्स्ट पर्सन आ रखा हो, हमें ये देखना चाहिए जब मैंने भावना से कहा तो इस आवर के सेंस में मैं खुद शामिल हूं या नहीं हूं। अगर मैं शामिल हूं इसका मतलब है कि हमें इस आवर को आई के हिसाब से चेंज करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन ही रहने देना चाहिए। अगर मैं इसमें शामिल नहीं होता तो ऐसे केस में फिर हमें डिफरेंट तरीके से इसको चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो फिर हमें देर वगैरह करना पड़ता। तो आवर क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए देर आपका नहीं बनेगा, क्या बनेगा, आवर बनेगा। तो जो एसएससी ने आंसर दिया है ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको चैलेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, जबरदस्ती से चैलेंज मत किया करो, क्योंकि आप लोगों के जबरदस्ती के चैलेंज के चक्कर में जब बल्क में चैलेंज जाता है तो एसएससी को भी दिक्कत होती है, आपके पैसे भी खर्च होते हैं, और एसएससी कई बार बल्क में चैलेंज को देख के खुद आंसर चेंज कर देती है, सही आंसर को भी गलत कर देते हैं। आपको लगेगा आपको नंबर मिल गया, आपका मतलब निकल गया, नहीं, आपके भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बी ऑन द सेम पेज, ये भी भाई ने भेजा। बी ऑन द सेम पेज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी मैटर को लेके हमारे विचार मैच कर जाएं, यार हम इस चीज को लेके यही करना चाहिए। लाइक अभी एसएससी रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है, मैं आदित्य सर हम सेम पेज पे कि यार ये रिजल्ट थोड़ा सा एसएससी को क्लैरिफाई एटलीस्ट करना चाहिए। तो बी ऑन द सेम पेज का मतलब स्टेइंग इन द सेम प्लेस ना, प्लेस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। रीडिंग समथिंग टुगेदर बिल्कुल भी नहीं, डूइंग थिंग्स विद अ पार्टनर ऐसा भी नहीं है, हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम अंडरस्टैंडिंग होना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम समझ होना, एक प्रकार से एक चीज के बारे में सोचना, ठीक है, ओपिनियन सेम होना। ये देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखो हाँ पैसिव क्या दिया। अब देखो एक चीज जनरली बच्चे हम पढ़ लेते हैं कि पैसिव वॉइस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, और उसको देख के ही मुझे लगता है कि बच्चे के मन में डाउट भी आया होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को पूरा समझते हैं। यहाँ पे डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, हैव टू आपका बेसिकली एक मॉडल के तरीके से काम करता है, फ्रेजल मॉडल है ये। फ्रेजल मॉडल्स की सबसे खास बात क्या होती है कि जब ये इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनते हैं ना तो ये अपनी अलग से हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। जैसे यूज्ड टू को जब हम नेगेटिव करते हैं तो डिड नॉट यूज टू कर देते हैं। ऐसे ही जब हम हैज टू हैव टू को नेगेटिव करते हैं तो डोंट हैव टू या डजंट हैव टू कर देते हैं। ऐसे ही जब हैड टू को नेगेटिव करते हैं तो डिड नॉट हैव टू कर देते हैं। तो ये ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जो कि फ्रेजल मॉडल्स हैं, और इनके हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आ सकती है। इवन इनके साथ सेल या विल भी आ सकता है। आई सेल हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, आपको जाना ही पड़ेगा। तो सेल विल भी आ पा रहे हैं हैव टू के साथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात पता है क्या है, अब अगर इसको कायदे से देखो तो डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, हैव आपकी एक तरीके से मेन वर्ब है, और यहाँ पे इसके आगे इन्फिनिटिव आया है। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे देख सकते हैं। अब क्योंकि हैव का तो कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हैव टू का हम पैसिव नहीं बना सकते। सिंपल बात ये है, अगर हैव टू का हम पैसिव नहीं बना पाएंगे तो पैसिव किसका बनाएंगे, टू प्लस वी1 का, यानी कि एक्सेप्ट वर्ब का, यानी इन्फिनिटिव को पैसिव करेंगे। इन्फिनिटिव को पैसिव करना है तो टू प्लस वी1 की जगह पे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होता और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑफर या दिस डील, जो भी लिख रखा है, ठीक है। ये तो इसका पैसिव बनाते टाइम हम क्या करते, दिस डील को शुरुआत में ले आते भाई, दिस डील
और क्योंकि सिंगुलर है डील तो अब की बार हैज टू कर देते इसको, और फिर बी आ जाता, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती एक्सेप्टेड बाय अस, कुछ ऐसा लिख देते बाय अस, जो कि ऑप्शनल है क्योंकि वी को जनरली ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिख भी सकते हैं नहीं भी, तो ये कुछ इसका पैसिव बनता। अब अगर इसी सेंटेंस को मुझे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि हैज टू, हैव टू, इनका इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते टाइम हमें डू, डज, डिड का प्रयोग करना होता है। क्योंकि हैज टू है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो हमें क्या करना चाहिए, डू डज का प्रयोग करना चाहिए। सो दिस डील के हिसाब से हमें क्या लगा देना चाहिए, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, दिस डील आपका सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, दिस डील। और इसके बाद में आपका, क्योंकि डज के बाद में हैव आना चाहिए तो हैव आ गया, टू आ गया, बी आ गया और एक्सेप्टेड आ गया। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये पैसिव तो है लेकिन फिर भी डू डज इसमें आ पा रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस को एक बार एलिमिनेट करके देख लेते हैं कि ये बाकी के कैसे नहीं हो सकते हैं। अगर यहां पे देखें वाई एक्स्ट्रा आ गया तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। दिस डील अगर शुरू में आ गया तो सेंटेंस इंटरोगेटिव ही नहीं रहा, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसके बाद में अगर आप देखो तो इज दिस डील टू बी एक्सेप्टेड, ये पैसिव तो है लेकिन यहां पे ना ये इंफिनिटिव वाला स्ट्रक्चर है, ये यानी कि ओरिजिनल इसका जो सेंटेंस रहता तो इसका ये रहता वी आर टू एक्सेप्ट दिस डील, तो उसका पैसिव ये बनता वी आर टू एक्सेप्ट, या वी हैव टू एक्सेप्ट की जगह पे वी आर टू एक्सेप्ट होता तो हो सकता था, या आर वी टू एक्सेप्ट दिस डील, ठीक है, तो वो आपका बन सकता था। तो यहां पे नहीं बन पाएगा क्योंकि हैव टू का सेंस हमें जरूर कैरी करना है, हमें मीनिंग में चेंजेस नहीं करने हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगर आप ये लगा के आए तो वेल एंड गुड, नहीं लगा के आए तो सॉरी, बट इसको चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि सेंटेंस का आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये भी एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, मुझे लगा ये आसान क्वेश्चन था लेकिन फिर भी बच्चे ने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ के साथ में जो भी आपका बेसिकली आगे नाउन प्रोनाउन आता है वो सिंगुलर प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, तो ये वर्ब तो गलत है। इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट तो आपका पक्का गलत हो गया। ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है तो ये भी गलत हो गया। एवरी का प्रयोग तो ऑफ के पहले कर ही नहीं सकते, तो ये भी गलत है। तो यहां देखोगे ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। सो एसएससी के द्वारा दिया गया आंसर एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बाकी मेरे भाई ये आंसर्स तो आपने देख ही लिए, साथ ही साथ में आपको देख लेना चाहिए आरजी विक्रमजीत ऐप पे होली का जबरदस्त ऑफर चल रहा है। अगर आपको सच में इंग्लिश में कोई भी दिक्कत है, चाहे ये सीपीओ का पेपर हो चाहे कोई और पेपर हो, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर इंग्लिश कंप्लीट करनी है तो भाई आरजी विक्रमजीत ऐप पे जाके आप इंग्लिश का वीओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं। एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं, अभी सीजीएल के भी आपने रिजल्ट देखे होंगे, वीओडी बैच से पढ़ने वाले बच्चों ने 135 में से 135 स्कोर करे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको टीए मिल पाया लेकिन इंग्लिश में 135 में से 135 थे। बहुत बड़ी बात होती है भाई। सीपीओ में अगर 200 में से 200 आपको लाने, इस साल मान लीजिए किसी कारणवश थोड़ा कम रह गया, अगली साल को टारगेट कर रहे हो, सीजीएल को टारगेट कर रहे हो या कुछ और, तो आपको ये बैच जरूर ले लेना चाहिए और अभी ऑफर में तो पक्का ले लेना चाहिए। बाकी आप चाहें तो लाइव बैच को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें 799 रुपए के फीस में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। वीओडी बैच में 499 में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। वीओडी यानी कि रिकॉर्डेड होता है, लाइव यानी कि लाइव रहता है। बाकी हमारे ऐप पर कॉम्बो पे भी बड़ा ऑफर है, मैं कहूंगा एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा भाई, आपको 1999 के सारे सब्जेक्ट ले लेने चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदा रहने वाला है। तो आप सभी लोगों से बस यही कहूंगा कि आप सभी लोग जल्दी जाइए और बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9818443236। आप इस नंबर पर मैसेज करके मुझे अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं कि सीपीओ के आंसर की में सही है या गलत है। मुझे घर निकलना है, चाहे मुझे रास्ते में से वीडियो बना के आपको देनी पड़े, अगर कोई और गलत क्वेश्चन निकलेगा तो मैं उसकी निकाल के वीडियो दे दूंगा। मैंने पूरी आंसर की अब तक नहीं देखी है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो एक बार आप लोग बता देना मुझे, जो भी आपको डाउट लगता है इस नंबर पे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, प्लीज कॉल मत करना, मैं नहीं उठा पाऊंगा। मैंने नंबर देना नहीं था लेकिन सीपीओ वाले हैं, आपका एक एक मार्क्स की कितनी वैल्यू है मैं समझता हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करूंगा। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें, बाकी सभी लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आरजी विक्रमजीत ऐप पे होली का ऑफर, जितने भी हमारे रिकॉर्डेड बैचेस हैं, चाहे इंग्लिश मैथ रीजनिंग किसी का भी है, वो 699 जो ओरिजिनल होता है उसकी जगह 499, साथ ही साथ में लाइव बैच 799 और कॉम्बो बैच जो है वो 1999 रुपए में आपको मिल